हेलो गाइस। हाँ जी बेटा, वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बीएसटी क्लास +2। गाइस, हमारा 4 प्रिंसिपल्स पेंडिंग चल रहे हैं बेटा, जो हमने कवर अप करने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। आइएगा बेटा, उसे हम आराम से ख़त्म करते हैं। बहुत इजी प्रिंसिपल्स हैं, कुछ भी नहीं है। एक बारी हम ये प्रिंसिपल्स कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और उसके बाद एक बारी फटाफट से सभी को ब्रीफली भी हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है बेटा इन प्रिंसिपल्स के अंदर। बहुत सिंपल सा पार्ट है बेटा। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं आज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये हमें क्या कहता है बेटा, प्लीज फोकस करेंगे ध्यान से। बेटा, इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है, जरा मेरी बात को पहले समझते हैं, फिर हम इसको नोट से एक बारी कवर अप करेंगे। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट। अगर आपके पास पीडीएफ, अगर आपने हार्ड कॉपी में निकलवाई हुई हैं, तो यू कैन राइट इट डाउन। इक्वल ट्रीटमेंट। बेटा, यहाँ पे ये प्रिंसिपल किस चीज की बात कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। वो कहता है, पता क्या, ध्यान से देखो, वो कहता कि भैया, कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी होता है भेदभाव, नहीं करना चाहिए। किस हिसाब के ऊपर, किस आधार के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, सेक्स के बेसिस पे कि इंसान मेल है या फीमेल है, कलर के ऊपर कि गोरा है कि काला है, नेशनैलिटी के ऊपर। नेशनैलिटी बोले तो कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है और ये चाइनीज है, हम इस हिसाब से किसी के अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस आधार पर कभी भी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये लैंग्वेज के आधार पर भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये गलत बात है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेदभाव नहीं करना। यदि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भेदभाव जैसी बात करेंगे, तो भैया जिन लोगों के साथ भेदभाव होगा, कॉमन सेंस लगाइए, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक और बात पता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक बार डीमोटिवेट हो गए, जिनके साथ भेदभाव हुआ होगा, ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है, रेपुटेशन है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। चलो उसकी भी बात की बात है, लेकिन जो डीमोटिवेट हो गए, क्या वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात है, क्या कर रहा है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दो मुद्दों के ऊपर बात करेगा। एक तो इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेगा, एक तो उसने ये बात बोली है। और दूसरी बात, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। देखो, अगली बात में भी ये क्या कह रहा है, जो ये अगला मुद्दा उठा रहा है, ये कह रहा है, अगला मुद्दा कहता है कि भैया जो लेजी, लेजी मतलब लेथार्जिक, ढीले ढाले, स्लो वर्कर्स हैं, लेजी पर्सनेल हैं। पर्सनेल का मतलब होता है वर्कर्स। जो लेजी पर्सनेल होते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके साथ भी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। सख्ती से पेश आने को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, स्टर्नली पेश आना चाहिए। यही लिखा हुआ है। सर अच्छा, क्यों पेश आना चाहिए, हम क्यों उनसे सख्ती से पेश आए? इसलिए क्योंकि अगर देखो, अगर हम उनको सख्ती से डील नहीं करेंगे, जो हमारे लेजी पर्सनेल है, लेजी जो हमारे पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि जो बंदे लेजी नहीं है, उनको देख के वो भी लेजी हो जाएंगे। यस और नो? क्योंकि उनको पता है कि लेजी पर्सनल को ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर लोग हैं कुछ नहीं कह रहे। तो भैया, तो दूसरे वाले भी लेजी हो जाएंगे, वो भी कहेंगे हम भी आराम आराम से काम करते हैं, हमें जल्दी करने की क्या जरूरत है। इस चीज को रोकने के लिए कि हमारे मैनेजर लोग क्या करेंगे, लेजी पर्सनल को भी थोड़ा सख्ती से पेश आएंगे, उनके साथ भी स्टर्नली डील करेंगे, ताकि वो और लोगों के ये मैसेज पहुंचा सके कि हमारी नजरों में हर प्राणी एक है। हम ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि आप लेजी तरीके से काम करते रहो और आप बाकी बंदे जो है, जो अपना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और वो आप अपने तरीके से करते हो। नहीं, हम क्या चाहते हैं कि लेजी वाले भी किस कैटेगरी में फॉल कर जाएं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल कर जाएं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हालांकि लेजी पर्सनल से सख्ती करने के पीछे भी लॉजिक इक्वल ट्रीटमेंट का ही है। पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले यहां तक बताइए, यस और नो बेटा। पहले तो मेरे को यहां तक का लॉजिक चाहिए होगा, तब मैं आगे चलूंगा प्लीज। अगला चलते हैं। अगली लाइन तो कुछ भी नहीं है। अगली लाइन में तो फिर वही वाली बात बोल रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। एज पर दिस प्रिंसिपल क्या बोला, देयर मस्ट बी द काइंड एंड द फेयर ट्रीटमेंट गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट। देखो बेटा, कि हम हर बंदे से फेयर ट्रीट करें, काइंड वे से ट्रीट करें उन लोगों को। ट्रीटमेंट की बात करी जा रही है। देखो बेटा, ऐसी बात आपने याद करो, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट वर्ड पढ़ा था, वो पढ़ा था डिसिप्लिन के अंदर। बेटे, यहां पर क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब वहां पर कुछ और तरीके से लिया गया है, पर यहां पर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट फेयर होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना
चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट, यहाँ पे फेयर वर्ड जो है, देखो मैं आपको बात बताता हूँ, यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जरा सुनिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ रही है, भेदभाव से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ रही है, इक्वल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई केस स्टडी आ रही है, देन वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी। बट वेयर इस चीज की बात आ रही है कि भैया जो एग्रीमेंट था वो फेयर नहीं था, या कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया गया, जो कमिटमेंट्स हुआ था ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर लोगों में और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो कमिटमेंट था, उसके ऊपर कोई केस स्टडी आती है, ठीक है ना, और वो फेयर नहीं था, या उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया, देन वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डिसिप्लिन। और वहां पे हमने जुडिशियस पेनल्टीज की बात की थी, आपको याद आ रहा होगा, यदि कमिटमेंट को पूरा नहीं किया होगा या रूल्स को पूरा नहीं किया होगा। देखो थोड़ा सा इक्विटी और डिसिप्लिन आपस में हल्के हल्के मिलते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं इन दोनों में बाइफरकेशन करने के लिए। छोटा सा बाइफरकेशन सिर्फ यही है कि इक्विटी के अंदर वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब भी भेदभाव से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट लगेगा, देन यू आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी। एम आई क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा। तो यहां पर मैं फिर से रिवाइज बता दूं कि यहां पे दो चीजों के ऊपर बात की जा रही है, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसमें, इन द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर एटसेट्रा। एंड मोर ओवर उसने क्या बोला कि क्या करना चाहिए, लेजली पर्सनल शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द मैसेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आजकल आप देखते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंदर बहुत सारी नेशनैलिटीज के लोग इकट्ठे काम करते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन की बजाय। जैसे कनाडा के अंदर मैं आपसे बात करता हूँ, कनाडा क्या है बेटा, कनाडा के अंदर सबसे कम भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तभी तो हमारे लोग बहुत ज्यादा वहां पे जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू कनाडा, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा सा बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पे रेसिज्म बहुत है बेटा, वहां पे काला पीला बहुत करते रहते हैं वहां के लोग, ठीक है। बट कनाडा में ये चीजें कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है ना। तो भैया अगर मैं आपसे इसी बात के अंदर बात करता हूं, तो कनाडा वाला किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी को फॉलो कर रहा है, बिकॉज वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया वाला डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट किया जा रहा है। देखो आज की डेट में हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गूगल, जिसका सीईओ कौन है, हमारा हैदराबाद का पर्सनैलिटी है सुंदर पिचाई। आई थिंक ये आईआईएम से पास आउट है, पता नहीं आईआईटी से पास आउट है, समथिंग इनका कुछ ऐसा सही इनका जो बैक है, और उन्होंने अपनी आगे की स्टडी जो है वो यूएस में कवर किया था, तो उसके बाद एंड ही इज राइट नाउ, सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के बेटा। उसके बाद हमारे सुनील सूद हैं जो कि वोडाफोन के सीईओ हैं। उसी प्रकार से इंदिरा नूही जो थी, आई थिंक पेप्सिको की सीईओ ये थी, आज की डेट में है या नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन पहले ये हुआ करती थी इंदिरा नूही। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसमें हमारे इंडियन सीईओ के दर्जे पे है। सीईओ आप सबको पता क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये सर नो बेटे, यस सर बिल्कुल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो यानी कि अगर इन लोगों को भारतीय होने के बावजूद, क्योंकि भारतीय मूल के जो लोग होते हैं वो थोड़े रंग में भी काले होते हैं कंपैरेटिवली टू द गोरे पीपल, ठीक है ना, तो भैया उस चीज के बावजूद दे आर वर्किंग ऑन द टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, दैट मींस सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉलोइंग व्हिच प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, बिकॉज़ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, नेशनैलिटी एंड सो ऑन। एम आई क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी बेटा। यस सर क्लियर हो गया। अब मैं अगली बात पे आता हूँ, मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को पूरा करने की बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डिसिप्लिन। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग, ध्यान से समझना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वहां पे एक बिहारी भी काम करता है, एक पंजाबी भी काम करता है। बिहारी के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा रखा गया, लेकिन पंजाबी 7 बजे चला जाता है, बिहारी को 8 बजे तक बिठा के रखते हैं, बिकॉज उसका वो बिहारी है, दैट्स इट। लेट अस से, मैं बहुत कोई अभी से ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है ना, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई भी अगर आप और एग्जांपल लेना चाहे तो अपने मन से सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब ये बात गलत है, तो देखो वो पर्सन बिहार से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो ये अब इस बेसिस पे अगर हम लोग ये चीजें कर रहे हैं, दैट्स वेरी रॉन्ग, नहीं होना चाहिए भाई, तो बहुत गलत बात है, तो ये गलत चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को वायलेट कर दिया गया। अब एक पर्सन कर्नाटका का है लेटर से और एक पर्सन हरियाणा का है, हम उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई चीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हरियाणवी के बेस पे और जो तुम्हारा वहां कर्नाटका वाला पर्सन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल पार्ट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू पीपल, इतना कोई बड़ा ज्ञान नहीं दिया हुआ। अच्छा मैं अगली बात पे आता हूँ, जो मुझे मेन बात बतानी थी। जब बात रखी जाए कि ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स तो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन एक बंदे को ढील दी जा रही है, एक बंदे को ढील नहीं दी जा रही उसके अंदर, या सेम वे से रूल्स एंड रेगुलेशन सभी लोगों के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, तो बेटा हम अगर इस कॉन्टेक्स्ट में इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी। और लेकिन अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूं कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे लेकिन तोड़ दिया गया है, तो भैया वो हम डिसिप्लिन की बात कर रहा है।
अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात कर रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट की, तो भैया देन वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी। अगर हम कोई और बात कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली जो जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा सो होगा, लेकिन इसके ऊपर जो मेन फोकस है वो इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर रखा गया है। अब कॉमन सेंस लगाएंगे कि सर इसको फॉलो करने के मेरिट्स क्या क्या होंगे, वो तो खुद भी तुम सोच सकता है, ऑब्वियस सी बात है सर, मोटिवेट होंगे एम्प्लॉयज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा। अगर इसके डीमेरिट्स क्या है, हमारे एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड रहेंगे, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं, हो सकता है हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए। अगर ये चीजें होगा तो हमारा काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो इतना इस पे लिखने का दरकार नहीं है, इतना समझा दिया, मोर देन सफिशिएंट है। मैं अगले प्रिंसिपल पर आता हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, ये क्या कहता है बेटा, बड़े प्रेम से समझाता हूं, बड़े सिंपल सी बातें। यह स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना। टेन्योर ऑफ पर्सनल, पर्सनल किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं सर, उसको पर्सनल बोल देते हैं। टेन्योर का मतलब क्या होता है, समय सीमा। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। ये प्रिंसिपल बेटा दो मुद्दों पे बात करेगा, ध्यान से समझना। कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी इंप्लॉय को हायर करते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इंप्लॉय को हायर किया जाएगा तो बहुत ही इंटेंस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाएगा, रिगरस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाएगा। कहने का मतलब प्रॉपर वे से उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, प्रॉपर वे से सिलेक्शन रिक्रूटमेंट जैसे प्रोसेस होंगे, उसके बाद ही उसको हायर करे, किसी को भी एवं ही हायर ना कर ले, पहली बात। दूसरी बात, सर मैंने कहा, अगर देखो अगर आपने एक पर्सन को हायर कर लिया है, अब बार बार उसकी पोजीशंस को चेंज मत करते रहें, या ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर ना निकालते रहें। क्यों, जब भी आपने एक पर्सन को हायर किया है, अगर आपने मान लो पर्सन को हायर किया, आपने इतना खर्चा किया सिलेक्शन के ऊपर, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के ऊपर, और उसके बाद आपने मान लो उसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, तो भैया आपका तो खर्चा सारा वेस्ट हो गया। आपने तो जो बेनिफिट लेने थे, जो अब कॉस्ट जो आपने रिकवर करनी थी, जो आप ऑलरेडी उसके ऊपर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, योर रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन प्रोसेसेस, वो अब आपने रिकवर ही नहीं कर पाए। मोर ओवर सर ये भी तो हो सकता है, देखो यहाँ पे एक और बात ये भी कही गई है कि जैसे अगर आपने किसी पर्सन को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज ए क्लैरिकल चुना था, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आपने क्लैरिकल को चुना है, तो भैया उसको ऐसे नहीं कि अपने काम सिखाया, फिर महीना काम पे रखा, फिर आपने क्या कहा, उसको जल्द सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। देखो बाहर निकालना ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट बात होती है, और ट्रांसफर करना विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट बात होती है। लेकिन हमारी जो ये प्रिंसिपल है उसने दोनों पे ही रोक लगा दी, वो यही कह रहा है ना तो ट्रांसफर करो ना ही बाहर निकालो ऑर्गेनाइजेशन से। क्यों, उसको एक कम से कम समय दो ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा पाए। अगर आपने उसको कम से कम समय सीमा दी ही नहीं अपनी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने की, और उससे पहले ही अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो भैया वो जो इंप्लॉई है वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि उसको अपने आप को दिखाने का, उसको प्रेजेंट करने का, अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का आपने मौका ही नहीं दिया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए, एम आई क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। यस सर। अब मैं आपको एक बार इसको यहीं से एक बार कवर करवाता हूँ, जो मैंने बातें बोली है बेटा सेम टू सेम बातें वही लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा। Personnel in the organization should be hired after following the rigorous procedure. What is the meaning of the rigorous? Intense. Second, इसका मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर द प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन प्रोसेसेस। ठीक है जी। और जब एक बार सिलेक्ट कर लिया जाए, उनको क्या करना चाहिए, उनकी पोस्ट पे रहने देना चाहिए एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। टेन्योर, पीरियड का मतलब टेन्योर होता है बेटा, कुछ भी नहीं, और टेन्योर का मतलब पीरियड होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा, उनको एक फिक्स्ड समय सीमा देनी चाहिए कि आपको हम 2-3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पक्का पक्का वहीं पे क्लियर कर रखेंगे, और उनको एक टाइम देना चाहिए किस चीज के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को, रीजनेबल टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, शो कर सके। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आपने उनको, देखो ये हार्ट है, इस प्रिंसिपल का ये हार्ट है, और ये भी एक तरह से हार्ट है, दोनों। चल दो हार्ट कैसे होंगे, चल एक ब्रेन कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो दोनों बातों पे दो मुद्दे किए गए बेटा इस प्रिंसिपल के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा मैं आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज ढंग से इस बातों को समझते रहिएगा। उसने पहली बात बोली कि भैया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको हमेशा रिगरस प्रोसीजर करके ही अपने बंदे को रखना चाहिए। फिर उसने बोला जब आपने एक बार रख लिया बंदा, सही सही चुन लिया और रख लिया, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखो, और उसको मौका भी दो कि अपनी परफॉर्मेंस को वो रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन यदि आप बार बार, देखो अब देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बंदा आ रहा है,
आपने उसको कहा हुआ है कि यार तेरे को तो टेम्परेरी जॉब है, हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेटर से आपने सर बंदे को ये बात बोल दी, तो यार उसका स्टार्टिंग में आपने मोरल डाउन कर दिया। इसी को बोलते हैं टेम्परेरीनेस या फिर एडहॉकिज्म। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एडहॉकिज्म। टेम्परेरीनेस में ना यहाँ पे आई आएगा, उन्होंने गलत लिख दिया टेम्परेरीनेस। क्या उससे क्या होगा, उसके होगा क्या, उसके माइंड में क्या आ जाएगा, इनसिक्योरिटी आ जाएगी, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। किसके माइंड में, एम्प्लॉयज के माइंड में। उनको डर लगा रहेगा कि हमें तो कभी बाहर निकाला जा सकता है। पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर अगर हम इसको पूरा करेंगे तो सबसे ज्यादा इस चीज के मेरिट्स, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके सबसे ज्यादा मेरिट क्या होंगे बेटा अगर हम इसको फॉलो करते हैं ध्यान से। तो भैया अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ छोड़ कर नहीं जाएंगे, यस और नो। और कहने का मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा, लेस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या था कि जब सॉरी कि जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हो, पर ये तो गलत बात होती थी। हमने पहले भी इस प्रिंसिपल की बात ऑलरेडी हमने करके रखी हुई है पिछले प्रिंसिपल्स के अंदर, आपको याद आ रहा होगा। और अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है जो आपके गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरे हो जाएंगे। अगला कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फॉलोइंग है कि ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है वो छोड़ जाएंगे, आपका खर्चा फालतू में बढ़ा रहेगा किसी चीज का, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का और ट्रेनिंग प्रोसेस का। पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सर नो बेटा। अगला प्रिंसिपल ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि जो ये प्रिंसिपल है ये क्या कह रहा है कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर है ऑर्गेनाइजेशन की वो शुड बी मिनिमाइज हो जानी चाहिए। किस लिए, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जब भी एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करने की मुख्यतः बात आती है तो वो किस प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल। पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस और नो प्लीज टेल मी, यस सर। हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, सर ये क्या होता है इनिशिएटिव, मेरी बात समझिएगा सर, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब भी आप कोई पहला स्टेप खुद की मोटिवेशन से उठाते हो। एक फैमिली है बेटा जिनमें सारे मतलब उनके सारे भाई बहन, एक बच्चा है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, सारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अब एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा जो था वो इंटेलिजेंट था, उसने 10th पास आउट किया और 10th पास आउट करने के बाद उसने क्या किया, उसने ये सोचा क्या मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हालांकि उसकी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसने खुद ये स्टेप उठाया है अपनी मोटिवेशन के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बतलाइए कि जब आप खुद से कुछ करते हैं, खुद से कुछ करते हैं, खुद अंदर से, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपके अंदर खुद के अंदर मोटिवेशन और खुद से आप कोई स्टेप उठा रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, इनिशिएटिव। सर यहाँ पे इनिशिएटिव किस चीज के बारे में बात की जा रही है बेटा, यहाँ पे जो इनिशिएटिव की बात की जा रही है वो वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वर्कर लोग हैं अगर उनके मन में कुछ सजेशन आता है, देखो ऑब्वियसली बात है वर्कर लोग ज्यादा अच्छी सजेशन दे सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। जो मैनेजर लोग होते हैं हालांकि वो काम इतना ज्यादा नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, सुपरवाइज वगैरह कर रहे होते हैं। तो कॉमन सेंस है, अब प्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअली में कौन कर रहा है, वर्कर कर रहा है। अब प्रोडक्शन प्रोसेस अगर वर्कर बार बार कर रहा है तो वर्कर इज द बेस्ट पर्सन टू जज के हाँ यार कि अगर हम इस प्रोसेस को इस वे से मॉडिफाई कर देंगे तो हमारा खर्चा और भी कम आएगा, हमारा टाइम और भी कम लगेगा। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यही कहता है कि भैया अगर कोई वर्कर है, अगर उसके पास कोई सजेशन है तो प्लीज वो उस सजेशन को दे। कहने का मतलब मैनेजर भी एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाकर रखे, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर रखे, किस चीज के रिलेटेड, ताकि अगर किसी वर्कर के मन में कोई भी सजेशन आता है तो मैनेजर उसको वेलकम करे उस सजेशन को, और बाद में यदि उस पर्सन की सजेशन को अपना लिया जाता है तो कल को उसको रिवॉर्ड भी दे देना चाहिए। प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम भी हमको रखना चाहिए अगर किसी वर्कर का सजेशन हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा, यस और नो। अच्छा, इसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में एक और बात की गई है कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये भी कहता है कि यार देखो अब एक वर्कर था, उसने एक सजेशन दिया, मैनेजर ने उसको माना नहीं, क्योंकि मैनेजर को मान लेते पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये जरूरी थोड़ी है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में तो सिर्फ इतनी बात बोली है कि भैया सजेशन वर्कर को देना चाहिए और मैनेजर को उसको वेलकमिंग नेचर से ले लेना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानना या ना मानना इट इज इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजर। अब कल को एक वर्कर बोले कि मैंने तो इतनी अच्छी सजेशन दी थी, मैनेजर ने तो मेरी बात मानी नहीं, तो भैया और यही बोले कि यार जो दूसरे वर्कर बी ने दी थी उसकी मान ली, वर्कर ये कहता है मेरी बात मानी नहीं जी, नहीं तो बहुत गलत बात है, मैं इस सजेशन को मैं नहीं मानूंगा, जो मैनेजर ने हमको फाइनली जो हमको तरीका बताया काम करने का मैं वो फॉलो नहीं करता। तो क्या वर्कर है ठीक कर रहा है? द आंसर इज नो। किसी ने क्या बोला, इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडियंस, दैट इज वंस द डिसीजन इज टेकन बाय द मैनेजर इट मस्ट बी ओबेड बाय द वर्कर। पार्ट क्लिक हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हो गया होगा मुझे उम्मीद है। इनिशिएटिव का वैसे मतलब क्या होता है, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। वो क्या कह रहा है, एज पर दिस प्रिंसिपल ध्यान समझना, मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वेलकम द सजेशंस
एंड ओपिनियंस फ्रॉम द वर्कर्स। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो जब मैं आप लोगों से भी सजेशन पूछता हूँ या ओपिनियन पूछता हूँ तो ऑब्वियसली बात है यार, आपको यही फील होता है कि बंदा यार सिर्फ अपनी नहीं मारता, ये तो हमारी भी सुनता है। और उसपे आपको यही फील होता है कि अगर ये बंदा हमसे पूछ रहा है दैट मीन हम इस बंदे के लिए कोई ना कोई जो है हम वैल्यू रखते हैं इस बंदे के लिए। तो उस चीज से होता गया कि भैया आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है, इट्स वेरी सो सिंपल। ठीक है ना, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको एक फेमिलियर एटीट्यूड फील होगा उस बंदे का। और जब भी हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेमिलियर एटीट्यूड क्रिएट करके रखते हैं तो उसे हम अपनत्वता की फीलिंग को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलता है बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात कर रहा है कि हाँ अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि काम कैसे किया जाए दैट मीन्स आप मेरे कुछ लगते हो, आप मेरे अपने हो, तभी मैंने आपसे पूछा है। पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बतलाइए बेटा, यस और नो। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसका एग्जांपल भी होगा मैं बाद में बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में काफी इंक्रीज आता है। दूसरा इसमें क्या है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है। पार्ट क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। और नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या होगा, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज होंगे, ऑब्वियस ही बात है। और नॉन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो पता ही है कि अगर आप किसी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करोगे तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट इसी तरीके से ही पड़ जाएगा। सर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज कैसे यार, तुम मुझसे सजेशन पूछ ही नहीं रहे, उनके अंदर तुमको कभी तुमने फैमिलियर एटीट्यूड ही नहीं बनाया, उनको अलग रखा, खुद अलग सोचते रहे, तो बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में फिर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन ही चलता रहता है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना, कि अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। जब भी सजेशन सिस्टम की बात आएगी ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके माइंड में सबसे पहला प्रिंसिपल क्लिक कौन सा करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्लिक कर देना चाहिए बेटा। और जहां पे क्या कह रहा है, वेयर बाय सजेशन विच रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड टाइम शुड बी रिवॉर्डेड, उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। अगर कोई ऐसी सजेशन मिलती है जिससे कॉस्ट और हमारा समय कम लगता है, उसको रिवॉर्ड कर देना चाहिए। अब यही पूरी की पूरी लाइन आती है आपको पेपर में और लिखा होता है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच इज टॉक्ड अबव इन द स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखोगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अभी तक हमने तीन प्रिंसिपल्स की बेटा चर्चा की है, कौन कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनेल, एंड द लास्टली मैंने किसके ऊपर डिस्कस किया, प्रिंसिपल ऑफ द इनिशिएटिव। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट में आता हूं, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डे कॉप्स। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी बेटा, प्रिंसिपल बहुत लल्लू पंजू से हैं, बहुत इजी हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एस्पिरेट डे कॉप्स क्या कहता है, एस्पिरेट डे कॉप्स का मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में बल है। देखो अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये कहता है यार कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम लोग काम करते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन जैसे होता है ना, टीम स्पिरिट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट मैच होता है, तो हम कहते हैं टीम स्पिरिट होना चाहिए। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बंदे को सिर्फ अपनी बात ही नहीं सोचनी चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंप्लीटली सोच के चलना चाहिए। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तो लेटर से महेंद्र सिंह धोनी सबको पता है, अब वो खेल रहा है लेटर से, उसको पता है भी आखिरी बॉल है मैच की, अगर उसको 99 स्कोर पे वो खेल रहा है, उसको पता है कि एक रन तो बनाना बहुत ईजी है लेकिन छक्का मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको पता है अगर मैंने एक रन बना लिया तो मेरे 100 रन पूरे हो जाएंगे, मेरी सेंचुरी बन जाएगी लेटर से। लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने छक्का मार दिया तो मेरे 100 तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ मेरी टीम का जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, जो टोटल है बढ़ जाएगा, जो कि और भी अच्छी बात है। तो बताइए जब ऑर्गेनाइजेशन जब जब सॉरी ऑर्गेनाइजेशन जब धोनी आखिरी बॉल खेल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, एक ही रन बनाना चाहिए कि छक्का मारने पे सोचना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, उसको छक्का मारने पे सोचना चाहिए। इसी को बोलते हैं टीम स्पिरिट होना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, इसी चीज को बोलते हैं टीम स्पिरिट होना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप खुद के बारे में अकेले नहीं सोचेंगे, आप टीम स्पिरिट के बारे में सोचेंगे और आप यही सोचेंगे बार बार कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब भी चर्चा की जाएगी एकता में बल है, यूनिटी के ऊपर चर्चा की जा रही है, देन हम वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट। जब भी हम लोगों को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, जब हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि यार तू तू नहीं है, हम तू हम है, मतलब कहने का मतलब हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं है, हम सबको इकट्ठा मान के चल रहे हैं, एक ग्रुप इकट्ठा मान के चल रहे हैं। जैसे होता है ना कि छोड़ो ज्यादा फिल्मी हो जाएगा तो वो नहीं सोचेगा, अभी हम आगे चलता है। एज पर दिस प्रिंसिपल वो क्या कहता है, फ्यूल ने क्या कहा कि मैनेजमेंट ने क्या प्रमोट करना है, फीलिंग ऑफ द टीम स्पिरिट एंड यूनिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा जब भी कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, आई को वी के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। मैं नहीं बोलना चाहिए, हम करके बोलना चाहिए। अगर हम करके बोलेंगे तो सबको लगेगा कि हम साथ में हैं, हम मैनेजर के साथ में हैं। अगर वो मैं बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसने मैनेजर के बीच में और सबॉर्डिनेट्स के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जो कि नहीं होना चाहिए। यही तो हमारा ये कह रहा है बेटा।
पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बतलाओ बेटा बतलाओ। तो यार यहाँ पर भी कहने का मतलब यही हुआ कि भैया हम यहाँ पर भी बिलोंगिंगनेस को हाइक करने की बात करें, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। अब फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि सर अगर पेपर में वर्ड बिलोंगिंगनेस अकेला आ रहा है तो हम कैसे जज करेंगे? नहीं, बिलोंगिंगनेस किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है उस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर बिलोंगिंगनेस यूनिटी की कॉन्टेक्स्ट में बरता जा रहा है बार बार कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं है, तो वो किससे बात रिलेट कर रहा है? एस्पिरेटर कॉप से रिलेट कर रहा है। लेकिन अगर यदि वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर जो मैनेजर लोग हैं वो वर्कर से बार बार सजेशन लेते रहते हैं कि बताओ कैसे काम करें कैसे काम करें, और उस चीज से हमेशा वर्कर को ये लगता है कि हाँ हम, तो इस चीज से वर्कर का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस देन हियर वी आर टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इनिशिएटिव। So डिपेंड करता है, you cannot you cannot focus only on the words, you have to focus on the way in that which word is being used. Am I clear or not? Yes sir. तो किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है आपको उसको देखना पड़ेगा बेटा। समझा के नहीं समझा? तो अगर कंक्लूजन में भी यही लिखा हुआ है कि ये प्रिंसिपल किस पे फोकस कर रहा है? सेंस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द बिलोंगिंगनेस अमंगस्ट द टीम मेंबर्स। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं, एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आई को वी से रिप्लेस करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पेपर में बहुत आती है। म्यूचुअल ट्रस्ट वाली बात बहुत आती है, यूनिटी स्ट्रेंथ वाली बात बहुत आती है। ये वर्ड्स को प्लीज मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी को जज करने के लिए। छोटी सी केस स्टडी है, बहुत अच्छी केस स्टडी है, आ सकती है पेपर में। क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर था, पहले मेरी बात को पहले हिंदी में समझा दो सिंपल लैंग्वेज में। देखो यार एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको 100 यूनिट्स बनाने का टास्क मिला है। अब खुद तो बनाएगा नहीं, जो उसके नीचे वर्कर कर रहे होंगे उसने वो टास्क उनको दे दिया। लेटर से उसके नीचे 10 लोग काम कर रहे थे, अगर 10 लोग काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में उसके नीचे, तो क्या हुआ कि उसने हर बंदे को 10-10 का टास्क दे दिया कि 10-10 तुमने पूरे बनाने हैं। अब क्या हुआ यार, अनफॉर्चुनेटली अगले दिन ना 2 बंदे जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी लेके बैठ गए। तब बचे कितने? 8 लोग। यस और नो? यस सर। अगर अब 8 लोग अपना अपना काम ही करते रहेंगे तो 80 यूनिट्स बन पाएंगे, जो 20 यूनिट्स है वो नहीं बन पाएंगे। तो यार अब क्या होना चाहिए? क्या 8 लोगों को सिर्फ अपने टारगेट पूरा करना चाहिए कि जो 2 बेचारे बीमार हो गए उनका टारगेट भी कैसे ना कैसे करके उनको खुद को ही पूरा करना चाहिए? यस। सेकंड वाला सिचुएशन कि 8 लोगों को 100 यूनिट्स आपस में बांट लेने चाहिए। वो किस रूप में बांटेंगे वो बात की बात है, पर उनको बांट लेना चाहिए। कहने का मतलब यूनिट इज स्ट्रेंथ, वो एक है, वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो 2 जो चलेंगे वो भी उनके फैमिली मतलब मान के चलेंगे कि यार वो हमारे खुद के लोग हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत है, हम कर देंगे उनका काम। तो अगर ऐसी सी भावना, म्यूचुअल एक ट्रस्ट की भावना अगर आप उनके अंदर क्रिएट कर रहे हो, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर क्या होगा, क्रिएट क्या होगा इस चीज से, ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बतलाइए। यस सर। If the production manager is assigned with the target of the 100 units in a week and for the 10 workers are working under the production manager, तो उसे क्या होगा? नाउ ईच वर्कर को कितने बनाना पड़ेगा? 10 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। सपोज करो 2 वर्कर क्या हो गए? सिक हो गए। तो इस सिचुएशन के अंदर वर्कर शुड नॉट ओनली फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल टारगेट, अपने टारगेट पे फोकस नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करेंगे? पूरा जो भी काम है 2 वर्कर का वो अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना? एंड द 8 वर्कर्स शुड फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100। ये राइट नहीं है, 8 है बेटा प्लीज। 8 वर्कर शुड फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 100 यूनिट, कि वो इस पे फोकस करेंगे कि हमने कैसे पूरा करना है। 8 के लोग वही 100 को बना के छोड़ेंगे। सर इसके फायदे क्या है? बहुत बड़े फायदे हैं। फीलिंग ऑफ द टीम स्पिरिट, कंप्लीशन ऑफ द गोल्स इफेक्टिवली। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है। या हर चीज में यार, ये तो बीमारी हर चीज में ही आ रही है ना, ये तो हर चीज में ही है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वाली बात तो हर चीज में आ रही है। ठीक है ना? और यहाँ पर सर वर्ड एफिशिएंटली क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे ज्यादा सेंस इफेक्टिवनेस की ही आ रही है, क्योंकि हम टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क की बात यहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस चीज का ज्यादा तवज्जो रखा गया है। तो अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो भैया इसका उल्टा कर दो। क्या? यहाँ पे टीम स्पिरिट का स्पिरिट मतलब टीम स्पिरिट ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा लैक ऑफ द टीम स्पिरिट। यहाँ पे इफेक्टिवनेस थी, यहाँ पर नॉन इफेक्टिवनेस आ जाएगी। तो देयर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर पार्ट, जो कि 4 प्रिंसिपल आपके थे। अब बेटा मैं फटाफट से आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ, हम भी बिना देखे आपके साथ चर्चा करेंगे। देखता हूँ मैं कितना करवा पाता हूँ। सबसे पहले क्या सीखा था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्क। ध्यान से सुनना बेटा, क्लास में दोबारा प्रिंसिपल नहीं हो पाएंगे बिकॉज मैं करवा चुका हूँ, तो आपको ये यहीं से ही कवर अप करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क में स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात किया गया था। मेनली मुद्दा यही था कि स्पेशलाइजेशन को हम करेंगे। मैं पूरी बात नहीं करूंगा बिकॉज हम पता नहीं कितनी बार रिपीट करवा चुके हैं।
प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दो बातें की गई थी कि भैया एक तो हम क्या करेंगे एक तो हम करेंगे कि सर क्या अपना हाँ पैरिटी मतलब इक्वालिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबरी पे होने चाहिए। और ये भी कहा गया था कि अगर कोई लेजिटिमेट ऑर्डर देता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट को और वो पूरा नहीं करता है तो भैया उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा ऐसे सिचुएशन के अंदर। डिसिप्लिन में क्या क्या बात किया था, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट की बात की थी। फिर ये कहा था कि भैया जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन रूल को पूरा करवाना चाहिए। और हमने वहाँ पे कहा था कि अगर ऐसा नहीं करते तो एक वर्ड से कहा था जुडिशियल पेनल्टीज उनके ऊपर अप्लाई कर दी जाएंगी। फिर यूनिटी ऑफ कमांड में ड्यूअल सबॉर्डिनेशन की चर्चा की गई थी और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर हमने चर्चा दो एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा की थी। एक तो कोऑर्डिनेशन करेंगे आपस में सारे के सारे डिपार्टमेंट और जो भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल देना चाहिए और उनका एक ही प्लान और एक अलग से हेड होना चाहिए। ये हमने चर्चा की थी आप लोगों से। इसी के बाद बेटा हमारे पास अगला था तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। आई थिंक रेम्यूनरेशन था, लेट मी चेक कौन सा प्रिंसिपल था, मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है, लेट मी चेक 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 चेक। हाँ, सबॉर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अगर दोनों का हित एक ही, अगर दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही दिशा में, थैंक यू सो मच, कोई जरूरत नहीं है रिकनसाइल कराने की। यदि अलग अलग है तो रिकनसाइल कराने की कोशिश करो, यदि रिकनसाइल नहीं करा सकते तो किसको तवज्जो दी जाएगी, आपके जनरल इंटरेस्ट को तवज्जो दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता था रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब जो सैलरी उनको देनी है, जो कंपनसेशन देनी है, दैट मस्ट बी फेयर, दैट मस्ट बी फेयर बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय। ये चर्चा इसके अंदर की गई थी। उसके बाद हमारा आता था, नेक्स्ट आता था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ द in the few hands, and decentralization mean the even distribution of the power in all the levels of the organization. Our principle states the mixture of both centralization and the decentralization. तो पंचायत वाली मैंने कुछ बातें आप लोगों से साझा यहाँ पे ऑलरेडी की थी, मैं दोबारा चर्चा में नहीं लेकर आऊंगा। स्केलर चेन क्या कहता था, स्केलर चेन होती थी चेन ऑफ द अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन पास होनी है तो वो इसी चेन को फॉलो करके होगी, और यदि कोई इमरजेंसी फॉलो कर बनानी है तो आप गैंग प्लैंक बना के कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लिक होता होगा। ऑर्डर का यहाँ पे मतलब क्या था, दैट देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर ईच एंड एवरी मैन एंड मटेरियल, एंड दैट ईच एंड एवरी मैन एंड मटेरियल शुड बी अवेलेबल एट इट्स प्लेस। तो उससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा, उसको ढूंढने में बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर ना आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है कि भैया जो चॉक्स हैं वो लैब में मिल रहे हैं, जो लैबोरेटरी का apparatus है वो क्लासरूम में पड़ा है, जो लाइब्रेरियन है वो प्रिंसिपल सर के रूम में, और जो प्रिंसिपल सर हैं वो लाइब्रेरी के रूम में बैठे हैं। टीचर जो है वो अपने कोई भी रूम में अवेलेबल नहीं है। तो बेटा बताइए ऐसे सिचुएशन के अंदर किस प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्डर। तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल था। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वगैरह बेटा चर्चा अब दोबारा मैं कर चुका हूँ आप लोगों से, दोबारा नहीं बोलूंगा, गला बैठ जाएगा बोल बोल के, कितना बुलवाओगे मेरे से, अभी तो आपको रिपीट करा के हटा हूँ। सर एक बार कर ही दो, मैंने कहा चलो कर देता हूँ। इक्वल ट्रीटमेंट बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा की गई थी इक्वल ट्रीटमेंट के ऊपर, और ये कहा गया था कि लेजी पर्सनल अगर तुम काम ढंग से नहीं करोगे तो हम भी आपसे स्टर्नली पेश आएंगे, सख्ती से पेश आएंगे। क्यों? ताकि हम ये मैसेज पहुंचा सके सभी के अंदर के भैया हमारी नजर में सारे बराबर हैं, कि हम लेजी वालों को लेजी रहने नहीं देंगे, हम उनको भी ठीक करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि जड़ा जिसका दिल के कैसे वैसे करते रहे काम। तो ये बात हुआ करती थी। फिर था जी उसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सन। यहाँ पे दो मुद्दों की बात की गई थी कि जब भी किसी पर्सन को चुनोगी तो ढंग से चुनना, रिगरस प्रोसीजर करके चुनना, किसी वेले फड़क को ऐसे ही नहीं रख लेना। और जब एक बार चुन लो तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जगह पे टाइम देना, उसको अपनी परफॉर्मेंस को शो करने भी देना। और ये भी कहा गया था कि भैया ध्यान से टेम्परेरीनेस मत रखना, तो उससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी उनके माइंड्स में बेटा। फिर इनिशिएटिव का मतलब था टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जो लिखवा के रखी हुई है आपको। ठीक है, और ये भी कहा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर लोग हैं, उनकी जो मैनेजर लोग हैं, उनसे जो उनकी सजेशन है उनको वेलकम करें कि हाँ हाँ बताओ बताओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिसओबीडियंस हो जाए, कि अगर आपकी बात नहीं मानी गई तुम खुंदक पे उतर आओ कि नहीं हमारी बात को नहीं मानी, हम तुम्हारा डिसीजन मानेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लास्ट में था एस्पिरेट डेक ऑफ, एस्पिरेट डेक ऑफ से यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, म्यूचुअल ट्रस्ट की बात की जा रही थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात की जा रही थी। ये बात किया गया था कि हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं। यहाँ पे एक बात को याद रख लेंगे, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथ ही। तो कुछ ऐसी थी बेटा यहाँ बात की जा रही है, और हर कन्वर्सेशन में जो मैनेजर है वो आई को वी से रिप्लेस कर देगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। मैंने सारे प्रिंसिपल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बियरिंग मी।
एंड प्लीज़ फटाफट से इसको नोट्स अपने फटाफट से खुद बनाइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप करोगे तो। आपके सामने पीडीएफ अवेलेबल है, हो सके तो इसी को छाप लो, नहीं हो सकता तो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, ठीक है ना। बाकी चर्चा बाद में करेंगे, तब तक मेरी तरफ से आपको प्रेम भरी राम राम। ओके बाय।